नमस्कार, जियो पॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में ही बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों बाद भी उनका क्या इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर और स्पेशली भारत के आइडिया के ऊपर। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा समझते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि महात्मा गांधी जी एक सनातनी हिंदू आदमी थे। ना वो कंजर्वेटिव थे, ना ही वो लिबरल थे। जो आज के दिन हम पॉलिटिशियंस और जो पार्टीज़ इंसानों को ब्रैकेट में डिवाइड करने की कोशिश करती है कि ये लिबरल है तो ये लिबरल पार्टी में होगा, ये कंजर्वेटिव है तो ये कंजर्वेटिव पार्टी में होगा। तो ये वाली जो डिवीज़न थी, जो यूरोपियन डिवीज़न ये बना रखी है, यूरोपियन पॉलिटिक्स से जो हमने इंपोर्ट की है, ये डिवीज़न महात्मा गांधी जी की लाइफ में नहीं थी। वो ना तो कंजर्वेटिव थे ना ही लिबरल थे। इन दोनों आइडियाज़ के बीच से वो कहीं अलग थे। वो दोनों ही आइडिया को अपने अंदर समा के रखते थे। तो वो एक सनातनी हिंदू भी थे और महिलाओं के अधिकार की बात भी करते थे, गरीबों की बात भी करते थे, सबके लिए बराबर थे। एक ऐसी गाइडिंग फोर्स थे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, जो आज हमारा लोकतंत्र है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का है। तो महात्मा गांधी जी को फिर भी क्यों मार दिया गया और क्यों उनके आइडियाज़ को फेल कर दिया गया इस देश और इस दुनिया के अंदर, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और उनको जिसने मारा वो एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से थे, नाथुराम गोडसे जी। तो उन्होंने क्यों मारा महात्मा गांधी जी को? और अगर एक चित्पावन ब्राह्मण के अलावा अगर कोई एक दलित या एक मुसलमान महात्मा गांधी जी को मार देता तो इस देश की क्या हालत होती, आज हमें ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसके बारे में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी इतने कंट्रोवर्शियल क्यों थे? ना ही वो कंजर्वेटिव थे, ना ही लिबरल थे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, और ना ही वो कोई ऐसा कुछ बात करते थे कि वो सनातनी हिंदुओं के अगेंस्ट जाए। वो तो आश्रम में रहने वाले आदमी थे, गाय रखते थे, भेड़ बकरी रखते थे और खुद ही सनातन की बात करते थे। और उनका ये मानना था, वो लिबरल स्टेट में कभी भी बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था जो ये लिबरल स्टेट है ये क्रिश्चियन स्टेट है, क्योंकि जो लिबरल स्टेट का आइडिया है ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और ये सारा का सारा आइडिया यूरोपियन कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है उन क्रिश्चियन वैल्यूज़ से जो उनके मिडिल एजेस में और डार्क एजेस में उन्होंने सीखी हैं, जो उनको क्रूसेड्स से लर्न हुई है। तो ये उनका हमेशा से मानना था कि ये जो लिबरल स्टेट का आइडिया है ये हमेशा से ही क्रिश्चियन स्टेट का आइडिया है और ये यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट है जो इंडिया और एशियन सोसाइटी के अंदर अप्लाई नहीं होता है। तो वो एक पैन एशियन फिगर भी थे, उनकी आइडियोलॉजी थी वो पैन एशियन थी। वो कॉस्मोपॉलिटन भी थे कि जो सिटी के रहने वाले लोगों की बात करे और सारे कल्चर्स को एक ही माने, सारे रिलीजन्स को इक्वल माने। और साथ में वो किसी एक सनातनी भी थे, जो मतलब एक हिंदू जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी एड्रेस करने वाले आदमी थे। तो वो एक ऐसे कलरफुल कॉस्मोपॉलिटन आदमी थे जिसके अंदर पेट्रोटिज्म और नेशनलिज्म समाया हुआ था। क्योंकि नॉर्मली कॉस्मोपॉलिटन आदमी जो होता है वो पूरी दुनिया की बात करता है और पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर स्टेट के जो पेट्रोटिक स्टेट एक कॉन्सेप्ट बना रखा है उससे जुड़ा हुआ आदमी नहीं होता है। लेकिन उनका जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म था वो कलरफुल था, जिसके अंदर आप पेट्रियोटिक भी हो सकते हो और साथ में कॉस्मोपॉलिटन भी हो सकते हो। इन दोनों आइडियोलॉजी के अंदर उनको कहीं क्लैश नहीं दिखती थी, जो बाकी स्कॉलर्स को या बाकी जो उस टाइम के थिंकर्स थे यूरोपियन स्पेशली उनको दिखती थी। तो महात्मा गांधी जी बड़े ही यूनिक फिगर थे। तो उनकी जो डेथ का रीजन था, उनको वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों थे और उनको एक चित्पावन ब्राह्मण ने ही क्यों मारा, वो एक क्लैश था आइडियोलॉजी का जो महात्मा गांधी जी की डेथ का कारण बना। और उनको मारने वाला ही आदमी महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा समझने वाला आदमी था, ना कि नेहरू, पटेल और बाकी जो रेवोल्यूशनरीज थे उस टाइम के। क्योंकि कभी भी असैसिनेशन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक पॉलिटिकल कम्युनिक्यू होता है, वो दोनों के दोनों लोग साइन करते हैं जिसका असैसिनेशन हुआ होता है और जिसने असैसिनेट किया होता है। तो महात्मा गांधी जी को समझने वाला सबसे बड़ा आदमी नाथूराम गोडसे जी ही थे, क्योंकि वो उनके आइडियोलॉजी को समझते थे और वो कैसे थ्रेट पोज कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल ऑर्डर को। क्योंकि महात्मा गांधी जी एक रेवोल्यूशनरी आदमी थे, उन्होंने एक ट्रेडिशनल ऑर्डर जो चला हुआ था सोसाइटी के अंदर उसको चैलेंज किया। जैसे मैंने आपको बताया कि लिबरल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था, महात्मा गांधी जी उन चीज़ों को नहीं मानते थे। उनका ये मानना था ये सारे आइडियाज़ हैं जो यूरोप से लिए गए हैं और ये सारे आइडियाज़ क्रिश्चियनिज्म से या क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड है। वो एक आइडियोलॉजी है जो कि एशिया में अप्लाई नहीं होती है। तो उनका एक कॉन्सेप्ट अलग था इंडियन स्टेट के लिए, वो क्रिश्चियन स्टेट वाला जैसा आइडिया नहीं था। तो उन्होंने कैसे ट्रेडिशनल ऑर्डर को चैलेंज किया, उसके दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं। एक तो उन्होंने जो पेरिफेरी में जाने वाले लोग थे उनको सेंटर में लाने की कोशिश की, जैसे वुमन, जैसे LGBT कम्युनिटी या फिर दलित्स।
इन लोगों को जिनको सोसाइटी में पेरिफेरी पे रखा जाता था, जो कमजोर तबका था सोसाइटी का बेसिकली, उनको सेंटर स्टेज पे लाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज की चेतना के लिए बहुत काम किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सेम महात्मा गांधी जी का था। और महात्मा गांधी जी ऐसे फिगर थे जो पहले दलितों के अगेंस्ट थे एंट्री, उनकी टेम्पल में एंट्री हो, लेकिन 1930s के डेकेड में जब उनका गांधी और अम्बेडकर के बीच में डिबेट हुआ, तब उन्होंने अपना आइडिया चेंज किया और उन्होंने ये माना कि दलित्स को भी अलाउड करना चाहिए टेम्पल के अंदर, क्योंकि जो उस टाइम के ब्रिटिश की पॉलिटिक्स थी वो डिवाइड एंड रूल वाली थी। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट बना दिया था 1919 में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए थे। तो जब सेकंड और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 और 32 में लंदन के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने एक और आइडिया निकाला कि दलित्स के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी उनका एक वोट सेपरेट होगा, हिंदू अलग वोट करेंगे, दलित अलग करेंगे और मुस्लिम अलग करेंगे। महात्मा गांधी जी को ये लगा कि पहले ही मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया है, अब अगर दलितों को और अलग कर दिया गया है तो हिंदू स्टेट नहीं बचेगा, हिंदू सोसाइटी नहीं बचेगी, क्योंकि दलित उनके हिसाब से हिंदू सोसाइटी के ही पार्ट थे। तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया। इसके बाद उनके और अंबेडकर जी के बीच में डिबेट हुआ, फिर उन्होंने फास्ट स्टार्ट कर दिया पुणे जेल के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली उनके जो आइडिया था उसको मानना पड़ा ब्रिटिश को और एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया दलित्स को, उनको रिजर्वेशन दिया गया क्योंकि वो डाउन ट्रोडन थे सोसाइटी में, हमेशा से ही उनको बेचारों को प्रताड़ित किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक वो जो ब्रिटिश का आइडिया था कि जैसे मुस्लिम्स को हिंदुओं से लड़ा दिया, वैसे दलित्स को वो हिंदुओं से नहीं लड़ा पाए बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि उनका जो आइडिया था कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, उनको हिंदू सोसाइटी की वो पार्ट एंड पार्सल है और उनको वही राइट्स हैं जो एक अपर क्लास हिंदू को हैं। तो उनका जो आइडिया था कि पेरिफेरी पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको सेंटर पे लाना, ये उनका सबसे बड़ा गलती थी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के लोग थे, जो पावर हायरार्की में थे, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जैसे मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड थी उस टाइम पे, वही लोग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हीरो होते थे। लेकिन जो गांव का किसान है, गांव का गरीब है, गांव का दलित है, उसका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता था जब तक महात्मा गांधी जी सीन पे नहीं आए, पॉलिटिकल सीन पे। इसलिए महात्मा गांधी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर भी थे। आज के पॉलिटिशियंस महात्मा गांधी जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि कैसे एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करके मोबिलाइज करना है और कैसे एक पॉलिटिक्स को लोकल से मास बेस्ड पॉलिटिक्स बनाना है। वो महात्मा गांधी जी में टैलेंट था। उन्होंने गांव के गरीब दलित किसान को जोड़कर एक बड़ी मास मूवमेंट क्रिएट की, वरना सिर्फ मिडिल क्लास शहरी पढ़े लिखे लोग इस देश को आज़ादी नहीं दिला पाते। जो यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट है कि डेमोक्रेसी इज क्रिएटेड बाय मिडिल क्लास, महात्मा गांधी जी इस चीज़ को भी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि मास मूवमेंट जब तक नहीं होगी, जब तक पूरे कंट्री में एक वो अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक हम कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं दिला सकते। और उस इंडिपेंडेंस का कोई मतलब भी नहीं है जिसमें किसान, दलित और मजदूर का कोई रोल ना हो। तो महात्मा गांधी जी हमेशा ही इस ट्रेडिशनल ऑर्डर को चैलेंज करते थे जिसमें पढ़े लिखे और पावरफुल लोग ही सोसाइटी को रन करेंगे और गरीब आदमी का कोई से नहीं होगा। जैसे हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है कि कोई भी बड़ी मूवमेंट है या कोई भी बड़ी वॉर है, उसके अंदर कुछ हीरोज होते हैं। जैसे वोटरलू की वॉर में हीरो नेपोलियन है या जो भी है, वैसे ही मतलब हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हीरो है या चर्चिल हीरो है, लेकिन हिस्ट्री से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे लियो टोल्स्टॉय की एक बुक है वॉर एंड पीस, उसमें वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में जो बड़े फिगर्स को बता रखा है ना कि इन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया है, वो सब एक मिथ है। हिस्ट्री बहुत सारे फैक्टर्स को मिलकर चेंज होती है, जैसे महात्मा गांधी जी ने इंडिया में साबित किया। और महात्मा गांधी जी लियो टोल्स्टॉय को बहुत ज़्यादा मानते भी थे। वो जब साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पर अपार्थीड और ब्लैक को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था उसके अगेंस्ट लड़ते थे साउथ कोरिया में, तब उन्होंने एक फार्म बनाया था वहाँ पर, टोल्स्टॉय फार्म। और बाद में इंडिया में आके उन्होंने आश्रम बनाया। तो उनका वो आश्रम वही कॉन्सेप्ट था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज उसको बचा के रखना और कैसे यूरोपियन इन्फ्लुएंस को कम करना इंडियन सोसाइटी में, और इंडियन आइडियाज को आगे लेके बढ़ के एक मास मूवमेंट क्रिएट करके सोसाइटी के जो कोने में बैठे हुए लोग हैं उनको सेंटर में लाना और एक मूवमेंट खड़ी करना। तो ये जो ट्रेडिशनल ऑर्डर वाले लोग थे, मिडिल क्लास हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे या अमीर लोग थे सोसाइटी के या अपर क्लास के लोग थे, इनको ये बात पसंद नहीं आई। इसलिए महात्मा गांधी जी को असैसिनेट करने वाला आदमी भी एक ब्राह्मण ही था, क्योंकि अपर कास्ट के लोगों के ऑर्डर को वो चैलेंज कर रहे थे। जो डाउन ट्रोडन थे उनको सेंटर में लेके आ रहे थे पेरिफेरी से। दूसरा महात्मा गांधी जी ने जो यूनिक काम किया, जो इससे पहले शायद ही कोई फिगर कर पाया हो, वो है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बीच का जो डिफरेंस उसको खत्म करना। हमेशा यूरोपियन और इंडिया में जो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट वो ये है कि मैस्कुलिन वो है जो लड़ाई में या तो मर जाए या जीत जाए, सरेंडर ना करे। लेकिन महात्मा गांधी जी का कुछ अलग मानना था। महात्मा गांधी जी का ये मानना था असली बैटल हमारी किसी बाहर वाले से नहीं है, हमारे खुद से है, अपने सेल्फ को इंप्रूव करना। तो वो अपने सेल्फ को इंप्रूव करने में ज्यादा लगे रहते थे, ना कि दुनिया को सुधारने में। तो उनका जो आइडिया था सेम महात्मा बुद्ध से इंस्पायर्ड आइडिया था कि अपने आप को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। तो ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला आइडिया था, ये फेमिनाइन आइडिया है मैस्कुलिन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो ये जो आइडिया था, क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके अकॉर्डिंग उनकी माँ ही सबसे पहली सत्याग्रही थी। उनके सबसे फास्ट करना एक औरत का काम नहीं है, एक
मतलब ये कोई डिवीजन नहीं है औरत और आदमी के बीच में, फास्ट करना एक अच्छी चीज़ है, भगवान के आपको करीब लेके जाता है। तो महात्मा गांधी साहब की ये मतलब ये वैल्यूज थी और महात्मा गांधी साहब का ये कंट्रीब्यूशन था हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो पेरिफेरी पे थे उनको सेंटर पे ले गए। उसके अलावा जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो एक डिफरेंस है जो यूरोपियन सोसाइटी में है और इंडिया के ट्रेडिशनल ऑर्डर में भी था, उसको खत्म करने की उन्होंने कहीं ना कोशिश की। इसलिए उन्होंने जो ट्रेडिशन को और ये ट्रेडिशनल अथॉरिटीज और हायरार्की को चैलेंज किया, इसलिए उनको मार दिया गया। अब महात्मा गांधी जी का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस है? महात्मा गांधी जी ने एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहा, वो पूरी दुनिया में फैल गया। अब महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड बहुत सारे फिगर हैं, मैं 2-3 फिगरों की आज बात करूंगा। जैसे एक नेल्सन मंडेला साहब हैं। अब नेल्सन मंडेला साहब ने अपार्थाइड के अगेंस्ट साउथ कोरिया में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना पूरा जीवन जेल में निकाल दिया ताकि ब्लैक को राइट मिल सके साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कुछ ही परसेंट है जो व्हाइट है, मेजोरिटी वहां पर ब्लैक है, लेकिन वहां रूल करते थे हमेशा से व्हाइट लोग, यूरोपियन लोग। तो उनका हमेशा से फाइट ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक लोगों के अगेंस्ट, जो उनको फोर्सफुली लेबर कराया जा रहा है और उनको कोई राइट नहीं है वहाँ की सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन उन्होंने कभी वॉयलेंट तरीके से लड़ाई लड़ी नहीं, उन्होंने वही गांधीयन मॉडल से पीसफुल तरीके से अहिंसा के रास्ते पे चल के ही साउथ कोरिया को 1994 में इंडिपेंडेंस दिलाई। और वो अफ्रीका के एक तरह से महात्मा गांधी थे। उन्होंने जो चेंज लाया साउथ कोरियन सोसाइटी साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में, वो उससे पहले कोई भी लेके नहीं आ पाया। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी से। दूसरे हमारे जो फिगर है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1960s और 1970s अमेरिका के सबसे बड़े हीरो थे। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट की अमेरिका में, उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसको एक रिजल्ट तक पहुंचाया कि वहाँ पर ब्लैक्स को पहले बस में बैठना अलाउ नहीं था, वहाँ पर ब्लैक को कोई गन रखने का राइट नहीं था, ब्लैक किसी घोड़े पे नहीं बैठ सकता। जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में भी है कि कोई लोअर कास्ट का आदमी घोड़े पे नहीं बैठ सकता जब उसकी शादी है, क्योंकि अपर कास्ट वाले लोग उसको पसंद नहीं करते। तो ये ट्रेडिशनल जो ऑर्डर वहाँ क्रिएट कर रखा था अमेरिका में, उसमें ब्लैक्स के लिए कोई राइट नहीं थे, सारे राइट वाइट को ही मिल रखे थे। तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट मार्टिन लूथर जूनियर ने लड़ाई करी और मार्टिन लूथर जूनियर ने वहाँ लोगों को ब्लैक्स को राइट दिलाए वाइट के इक्वल। तो उन्होंने जो सिविल राइट एक्ट पास हुआ अमेरिका में लेट 60s में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का ही था। और वो एक बार इंडिया भी आए थे घूमने के लिए 1950s में। तो उन्होंने ये कहा था कि जो महात्मा गांधी है वो सबसे बड़े क्रिश्चियन है, मतलब वो इकलौते ऐसे क्रिश्चियन है जो कभी चर्च नहीं गए, लेकिन क्राइस्ट का अगर कोई सबसे बड़ा फॉलोअर है जिसने क्रिश्चियनिटी बनाई है तो वो महात्मा गांधी जी हैं। उनके अकॉर्डिंग क्राइस्ट गेव अस गोल्स, क्राइस्ट ने हमें गोल दिए एंड महात्मा गांधी गिव अस टेक्निक्स। उन गोल्स को पूरा कैसे करना उसकी टेक्निक महात्मा गांधी जी ने दी थी। जैसे मार्क्स ने लेबर की रेवोल्यूशन का एक आइडिया लिखा था, एक थ्योरी लिखी थी, लेकिन लेनिन साहब ने उस थ्योरी को इंप्लीमेंट कर दिया ग्राउंड में और रशियन रेवोल्यूशन करके लेबर जो क्लास है उसको पावर में ला दिया रशिया के अंदर। सेम इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दलित अपलिफ्टमेंट के लिए थ्योरी लिखी, लेकिन काशीराम साहब ने उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करके ग्राउंड पे दलितों को यूपी जैसे बड़े स्टेट का सीएम बना दिया। तो ये जो सारे लोग हैं, ये महात्मा गांधी साहब भी वैसे ही लोग थे। उन्होंने जो क्राइस्ट की थ्योरी थी उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके दिखाया, ये मार्टिन लूथर साहब का मानना था। और मार्टिन लूथर का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी साहब से ही इंस्पायर्ड थे। तीसरे दलाई लामा जी, जो तिब्बतियन पूरा ये बुद्धिस्ट मूवमेंट चला हुआ है और जो ये राइट्स के लिए जो चाइनीज एनक्रोच कर रहे हैं तिब्बतियन टेरिटरी के ऊपर, वो सारी लड़ाई भी गांधीयन तरीके से ही लड़ रहे हैं, पीसफुल तरीके से। तो गांधीयन तरीका एक पावरफुल एडवर्सरी के अगेंस्ट लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि उस तरीके में आप एडवर्सरी को मोरली मारते हो। ब्रिटिशर उस दिन नहीं मरे जिस दिन हमने उनको गोलियां चलाई, ब्रिटिशर उस दिन मर गए जिस दिन उनके नंगेपन को हमने दिखा दिया। और वो महात्मा गांधी जी की पॉलिटिक्स ही थी, पीस और नॉन वायलेंस वाली, जो उनके क्रूरता को और उनके जो वायलेंस तरीके थे, जैसे वो लोगों को लूटते थे। क्योंकि ब्रिटिश क्या कहते थे कि इंडियंस अपने आप को रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनको रूल करना पड़ रहा है और हमें सिखाना पड़ रहा है रूल कैसे करना होता है। महात्मा गांधी जी ने इस आइडिया, इस इल्यूजन को शटर कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम इंडियंस तुमसे ज़्यादा बेटर रूल कर सकते हैं और तुम रूल नहीं कर रहे हो, तुम तो एक तरह की चोर या ठग लोग हो, तुम एक तरह से जो लोगों को लूट रहे हो। तो महात्मा गांधी साहब का ये जो आइडिया था, महात्मा गांधी साहब की ये पॉलिटिक्स थी, ये पावरफुल से लड़ने की आज के दिन सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स आज भी है और उस टाइम पे भी थी। जैसे महात्मा गांधी साहब और राम और सीता में भी एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। सीता रावण के घर पे रही, इतने साल कैद में रही, जब अयोध्या में वापस आई तब उनको किसी ने अयोध्या में माना नहीं और उनको अयोध्या से भी निकलवा दिया। सेम गांधी साहब थे, गांधी साहब पूरे जीवन इस देश में यूनिटी के लिए लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसके अंडर, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। महात्मा गांधी साहब को किसी ने नहीं सुना। उसके बाद इस देश में इतने दंगे हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पे हजारों लाखों लोग मारे गए। उस देश में, जिस देश में गांधी नॉन वायलेंस, जिस देश में जिसमें बुद्धा
जैसे लोगों ने नॉन वायलेंस प्रीच किया है, तो उस देश में इतने लोग मारे गए, जब गांधी साहब मारे गए तब ये नॉन वायलेंस रुका इस देश में, और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ये खून खराबा था पार्टीशन के टाइम पे, ये थोड़ा कम हुआ। तो महात्मा गांधी साहब मरते मरते भी इंडिया के लोगों के लिए काम आए। तो महात्मा गांधी साहब बुद्धा की तरह हैं, उन्होंने इस इंडिया में नॉन वायलेंस को प्रीच किया और एक ऐसा एटर्नल आइडिया दिया जो पूरी दुनिया मानती है। अब लिबरल स्टेट सेकुलरिज्म, अब डिबेट हो सकता है कि बीजेपी कहेगी कि सेकुलरिज्म इंडिया में अप्लाई नहीं होगा, कि इंडिया इज नॉट ए सेकुलर स्टेट, और कांग्रेस वाले उसको थोपने की कोशिश करेंगे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट। गांधी साहब इससे कहीं बड़े थे। गांधी साहब दोनों आइडियाज को अपने साथ रखते थे, दोनों ही विचारधाराओं को साथ लेके चलते थे और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते थे, जो इस देश में और कोई नेता कर नहीं पाया, ना उनसे पहले और शायद ना उनके कोई बाद। थैंक यू।